आज की क्लास में हम कक्षा 11वीं से रजनी नामक पाठ पढ़ेंगे। और रजनी नामक पाठ जो एक बहुचर्चित टीवी धारावाहिक रहा है, और इस चैप्टर में आपको मिलेगा पढ़ने के लिए कि व्यवसायिक बनती शिक्षा की समस्या की ओर हमारा ध्यान खींचता है। यह पाठ जो है, जो शिक्षा व्यवसाय बनती जा रही है आज, उस समस्या से लोग कितना जूझ रहे हैं, कितनी उनको परेशानियाँ हो रही हैं, उस परेशानियों के बारे में एक पाठ के माध्यम से बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ को। इस पाठ को रजनी नाम दिया गया है क्योंकि रजनी के माध्यम से ही इस पाठ के माध्यम से अपनी बात को रखने का मौका मिलता है। मध्यवर्ती परिवार के फ्लैट का एक कमरा, एक महिला रसोई में व्यस्त है, घंटी बजती है और दरवाजा खुलता है। रजनी का प्रवेश होता है। रजनी आती है घर। रजनी, लीलाबेन कहाँ हो, बाजार नहीं चलना क्या? जनरल जैसी बातें होती हैं वैसी बातें करती हैं और वैसी बातें उनकी शुरू हो जाती हैं। तो लीला उत्तर देती है, चलना था पर समय तो अमित आ रहा है अपना रिजल्ट लेकर। आज अपना रिजल्ट निकल रहा है, आज उसका रिजल्ट निकल रहा है और रिजल्ट लेकर वो आ रहा है। तो रजनी उसके आंसर में कहती है कि अरे वाह, तब तो मिठाई बनती है। अमित तो पढ़ने में इतना अच्छा है कि फर्स्ट आएगा, नहीं तो सेकंड तो कहीं नहीं गया। तो मिठाई बढ़िया खिलानी पड़ेगी। ऐसे मिठाई की दोनों में बातें होती हैं। तो लीला उत्तर देती है कि नहीं, मैं तुम्हें अच्छी मिठाई ही खिलाऊंगी। मैंने पहले से ही मंगा रखी है केसरिया रसमलाई। अमित को बहुत पसंद है, उसी के पसंद के अनुसार ही मिठाई मंगा रखी है। अब रजनी जो उसकी फ्रेंड रहती है वो आंसर में कहती है कि देखा, मुझे अपने घर में ही केसर की सुगंध आ रही थी, बाजार का तो मैं बहाना करने चली आई, वरना तुम तो मुझे काट ही देती। अब लीला उसके आंसर में कहती है कि कैसे बात करती हो, मैं एक बार काट भी दूं। कहती कि मैं एक बार काट भी दूं तो, लेकिन अमित अपने मुंह में डालने से पहले रसमलाई तुम्हारे फ्लैट में लेकर दौड़ता। मैं कोई भी चीज़ घर में बनाऊं या बाहर लाऊं, अमित जब तक तुम्हें भोग न लगा दी वह खाता नहीं है। तो अमित भी तुम्हें पसंद करता है और अमित मिठाई खिलाता है। तो इस बात पर फिर लीला की बात सुनकर रजनी कहती है, बहुत मेघाई बच्चा है अमित, और अमित जो है बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो लीला और रजनी के बीच में ऐसी बातें रहती हैं। अब अमित का प्रवेश होता है। लो देखो क्या हुआ मेरे रिजल्ट का, मैंने कितना कहा था। वो आते ही साथ कहता है कि देखो मेरे रिजल्ट का क्या हुआ, मैंने कितनी बार कहा था कि मेरी मैथ की कोचिंग लगा दो, बस नहीं हुआ। मैथ में ही पूरे नंबर आ सकते थे, रिजल्ट बन बिगड़ गया सकता था। तो रिपोर्ट रजनी देखती है। अब लीला जो उसकी मम्मी रहती है अमित की, कहती है कि पर तू सारे सवाल करके आया था, यहाँ आकर पापा के सामने तूने फिर से किया था अपना सारा पेपर, सब तो ठीक था। तेरे पापा ने नहीं कहा था कि 4-5 नंबर भले ही कट जाए साफ सफाई के, पर 95 के समथिंग मिलेंगे। तो रजनी कहती है कि पर मिले तो कुछ 72 ही, तो उसको 72 नंबर मिले। अमित को बहुत गुस्सा आती है। तो अमित कहता है कम तो होंगे ही, ट्यूशन नहीं लेने मिलती मतलब ट्यूशन लेने नहीं गया था। तो उनका मानना था कि जो ट्यूशन लेने बच्चे जाते हैं उनको नंबर अच्छे दिए जाते हैं और उनके साथ आम बच्चों के साथ भेदभाव भी होता है। तो इसी बात को वो कहते हैं। तब लीला कहती है, तुझे अंग्रेजी से लेकर थोड़ी परेशानी थी, सो अंग्रेजी करवा दी थी ट्यूशन। अब 2 विषयों की ट्यूशन, फिर लंबी चौड़ी फीस लगती है। अब रजनी देखते देखते कहती है, रो मत, अमित रोएगा नहीं, समझी, मैं तो पूछूंगी, उसका जवाब देना बस। तुझे अच्छी तरह याद है तूने पूरा पेपर ठीक किया था? तो उसने कहा ठीक किया था। अब अमित कहता नहीं, ज्यों के त्यों आकर कर दिए थे, हमको आते थे वो सारे सवाल। रजनी, मैथ के सर कौन है? तो उन्होंने कहा मिस्टर पाठक जो है मैथ के सर हैं। अब रजनी कहती है, कितने लड़के ट्यूशन लेते हैं उनमें? तो अमित ने उत्तर दिया 22। साल के शुरू में तो 8 लेते थे, फिर पहले टर्मिनल के बाद 15 हो गए, हाफ ईयरली के बाद 7 लड़के ने और लेना शुरू कर दिया, मुझसे भी तभी कह रहे थे। तो लीला ने कहा, फिर उसके अमित की जो मम्मी है वो कहती हैं, हाफ ईयरली में तो
इसके 96 नंबर आए थे। इसी ने बताया था कि क्लास में सबसे ज़्यादा आए हैं। अब रजनी कहती है उसके बाद भी कहते थे ट्यूशन लो। तो अमित कहता है कि हाँ, कॉफ़ी लौटाती हुए कहा था कि तुमने किया तो अच्छा है, पर यह तो हाफ ईयरली है, बहुत आसान पेपर था इसका, तो अब अगर ईयरली में भी नंबर अच्छे लेने हैं तो तुरंत ट्यूशन शुरू कर दो। कहने का मतलब ये है ट्यूशन लेने पर उसके जो पाठक जी हैं, मैथ वाले सर, वो जोर देते हैं। अब रजनी की और उसके बीच बातें होती हैं। रजनी अमित को पूरी बात सुनकर वो सोचती है कहीं ना कहीं अमित की गलती ना होकर पाठक जी की गलती है, क्योंकि वो ट्यूशन लेते हैं और जो ट्यूशन जो नहीं लेता बच्चा उसके नंबर कम मिलते हैं। तो रजनी कहती है यानी कि अच्छा पेपर करने पर कम आते हैं सिर्फ इसलिए कि ट्यूशन नहीं लेते। तो यह तो सर की गलती नहीं, बदमाशी है, और ना तू मम्मी से लड़ रहा है, सर से जाकर लड़। तो रजनी कहती है फिर चलो पियो शिकंजी, देखते नहीं चेहरा कैसे पसीना हो रहा है। कल आप 9 बजे तैयार रहना, अमित साहब आपकी स्कूल चल रहा है। तो रजनी जो है एक जुझारू महिला रहती है और वह अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहती है। उसी वजह से वह अमित के स्कूल जाना चाहती है। अमित ने कहा कल से तो छुट्टी है, पर आप अगर स्कूल जाकर कुछ कहेंगे तो सर मुझसे बहुत गुस्सा हो जाएंगे। वहाँ मत जाइए प्लीज़, वहाँ बिल्कुल मत जाइए। तो अमित उनको जाने के लिए मना करता है, पर रजनी जो है जाने के लिए तैयार रहती है कि वह जाएगी और इस अन्याय के खिलाफ लड़ेगी। अब लीला जो कि अमित की मम्मी है, वह कहती है हाँ रजनी, तुम कुछ कहोगी तो अगले साल कहीं ज़्यादा परेशानी ना खड़ी हो जाए। अब जब रहना इसी स्कूल में है तो इन लोगों से झगड़ा कैसे। तो रजनी कहती है यानी कि वो लोग जो भी कहते हैं, जो भी जुल्म ज्यादती करते हैं, हम चुपचाप बर्दाश्त करते जाएं, यही कहने का डर लगा रहा था। तो अमित फिर आंसर देता है बना दो दिया आंटी आप। रजनी ठीक है, तो अब बैठ कर रो तुम माँ बेटे दोनों। और इसी बात को लीला कहती है अब यह रजनी कोई और मुसीबत ना खड़ी कर दी। और ये प्रथम दृश्य है, समाप्त हो जाता है। इस दृश्य में रजनी के माध्यम से समाज की जो बुराइयां हैं, स्कूल की जो बुराइयां हैं, आज ट्यूशन के माध्यम से जो बुराइयां फैलती जा रही हैं, उस बुराइयों के खिलाफ इसको हम नाटक के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से सबको समझ में आ जाता है। इसका प्रथम दृश्य जो है वो समाप्त हो जाता है। अब चलिए दूसरा दृश्य, नया दृश्य शुरू होता है। स्कूल के हेडमास्टर कमरा, बड़ी सी टेबल, दीवार के सहारे कांच की। स्कूल के माहौल का वर्णन होता है, हेडमास्टर की टेबल का वर्णन होता है। हेडमास्टर के यहाँ रजनी मिलने जाती है तो हेडमास्टर कहते हैं बुलाओ। तो हेडमास्टर कहते हैं उनसे बैठिए, कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। रजनी कहती है मैं 7th क्लास के MS सक्सेना की मैथ कॉपी देखना चाहती हूँ। तो ईयरली एग्ज़ाम की कल ही रिजल्ट निकला है। अब ईयरली एग्ज़ाम की कॉपी देखने के लिए रजनी उनसे कहती है। अब हेडमास्टर कहते हैं कि सॉरी मैडम, ईयरली एग्ज़ाम की कॉपियाँ तो हम लोग नहीं दिखाते। रजनी कहती जानती हूँ मैं, लेकिन यह बात अमित के मैथ का पूरा पेपर ठीक किया था, लेकिन उसे कुल 72 ही नंबर मिले हैं। काफ़ी देखकर सिर्फ यह जानना चाहती हूँ कि अमित को आपके बारे में कुछ गलतफहमी हो गई थी या गलती एग्जामिनर की है। तो हेडमास्टर के बीच में उन्हें बातें होती हैं, वो उन्हें कॉपी दिखाने की मना करते हैं, पर वो लगातार कॉपी दिखाने के लिए कहती हैं। तो फिर रजनी कहती है कि जब चाहे तो अपना अमित का पूरा रिजल्ट देख सकते हैं, मैथ का हमेशा 100% नंबर लेता रहा है। इस साल भी उसने पूरा पेपर ठीक किया था, पर उसने कम नंबर मिले हैं, इसी वजह से ही कॉपी देखना चाहती हैं। हेडमास्टर कहते हैं कि आप बहस करके बेकार ही अपना और मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं। मैंने कह दिया इन कापियों को दिखाने का नियम नहीं है और मैं नियम नहीं तोड़ूंगा। अब रजनी को भी गुस्सा आ जाता है, तो रजनी भी कॉपी देखने के लिए आतुर रहती है और कहती कॉपी देखेगी ही। तो नियम यानी आपका स्कूल बहुत नियम से चलता है। हेडमास्टर ने कहा व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है आपका कहने का। तो रजनी कहती है आई मीन व्हाट आई से। नियम का जरा भी ख्याल होता तो इस तरह हरकतें नहीं होती स्कूल में। कोई बच्चा बहुत अच्छा है किसी विषय में, फिर भी उसे मजबूर किया जाता है कि वह ट्यूशन पढ़े, और ट्यूशन नहीं पढ़ेगा तो उसे अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। इस टाइप की शिकायत करती है रजनी हेडमास्टर से। अब हेडमास्टर के बीच बात होती है कि हेडमास्टर या टीचर से स्टूडेंट का अपना आपसी मामला है। वो पढ़ने जाते हैं और वो बुलाते हैं पढ़ने के लिए, तो इसका आपसी मामला है। तो रजनी फिर से वह कहती है कुछ नहीं कर सकते आप,
तो मेहरबानी करके यह कुर्सी छोड़ दीजिए। ऐसी बहुत सी उनमें बातें होती हैं। तो हेडमास्टर कहते हैं विल यू प्लीज़ गेट आउट ऑफ दिस रूम, तो उनको बाहर निकालने के लिए कह देते हैं। रजनी फिर भी नहीं मानती, कहती है मुझे बाहर करने की ज़रूरत नहीं है, बाहर कीजिए उन टीचर्स को जिन्होंने आपकी नाक के नीचे ट्यूशन का यह घिनौना रैकेट चला रखा है। इस रैकेट के बारे में कहते हैं चपरासी मैंने तो आपको स्लिप ला कर दी थी साहब। चपरासी को बुलाते हैं बाहर ले जाने के लिए। इसी के साथ ही दूसरा दृश्य भी समाप्त हो जाता है। पति अब रजनी अपने घर आ जाती है और दोनों पति पत्नी में बातें होती हैं। तुम आज दिन कहीं बाहर गई थी क्या? रजनी कहा तुम्हें कैसे मालूम? पति फ़ोन किया था तो फाइल रह गई थी, चपरासी भिजवाया था मंगाने के लिए, तुम घर पर नहीं थी। रजनी कहती तुम फाइल भूल गए हो जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं, पर फिर भी उसके लिए मुझे घर पर बैठना चाहिए, यह कौन सी बात है? पति अच्छा गई कहाँ थी? अब पति समझ जाता है थोड़ा सा कि कुछ ना कुछ इसके साथ हुआ है। दोनों में बातें होती हैं। रजनी बोलती बंद कर दी थी, हेडमास्टर कहती है कि हमने बोलती बंद कर दी थी हेडमास्टर की जब वहाँ पर अमित के बारे में कहा था। अब दोनों में बातें होती हैं तो पति गुस्से में कहता है ठेका लिया है तुमने सारी दुनिया का। पति गुस्से में आती है और कहता है ठेका लिया है तुमने सारी दुनिया का। तो रजनी कहती है कि तुम देखो फिर गुस्सा दिला रहे हो रवि, गलती करने वाला तो है ही गुनहगार, पर बर्दाश्त करने वाला कम गुनहगार नहीं है। जैसे लीला बेन, क्रांति भाई और हजारों हजारों माँ बाप, लेकिन सबसे बड़ा गुनहगार तो वह चारों तरफ अन्य अत्याचार तरह तरह की धांधलियाँ देखकर ही चुप बैठा रहता है, जैसे तुम हो और ये सारे लोग हैं। तो पति चढ़ा दिया सूली पर। अब इसके साथ ही दृश्य समाप्त हो जाता है, नया दृश्य शुरू होता है। अब डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ऑफिस के बाहरी कक्ष कमरे के बाहर उससे नाम पद की तख्ती लगी हुई थी, ये वहाँ का दृश्य लगा हुआ था। फिर रजनी आती, कितनी देर और बैठना है? चपरासी कहती कितनी देर और बैठना है, क्योंकि वो मिलने गई थी। ठीक है, चपरासी हम क्या बोलेंगे, जब साहब घंटी मारेगा बुलाएगा तभी तो ले जाऊंगा, बहुत बिजी रहता है साहब। फिर रजनी कहती है कि यह तो लोगों के मिलने का समय है, ना जाने किस में बिजी बनकर बैठे हुए हैं। इस प्रकार की बातें करती है। कहने का मतलब ये है कि रजनी जो है शांत नहीं बैठती है और उस अन्याय के खिलाफ जो है प्रयास करना शुरू करती है और प्रयास करती रहती है। रजनी फिर अंदर चली जाती है वो मगर बुलाई। तो रजनी कहती है घंटों तो मिलने का समय ख़त्म होने तक बजेगी भी नहीं। तो कहती है कि घंटी अगर इंतजार करते तो घंटी जब तक नहीं बजती जब तक समय ख़त्म ना हो जाए। चपरासी अरे कैसी हो रहा था सुनती नहीं। निर्देशक जो वहाँ के डायरेक्टर रहते हैं आपको स्लिप भेज कर भीतर आना चाहिए ना। रजनी कहती है स्लिप तो घंटे भर से आपके चपरासी की जेब में पड़ी है और शायद 2-4 दिन चक्कर लगवाने तक पड़ी ही रहेगी, तब कहीं जाकर मिलेंगे। चपरासी ने कहा क्या कह रही हो आप? रजनी ने कहा तो क्या, आप सीधी साफ सी बात भी मुझे समझानी होगी। इस प्रकार से उनमें दोनों में बातें होती हैं और शिकायत करने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। निर्देशक कहते हैं फिर कोई रिसर्च प्रोडक्ट है क्या? वेरी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स। रजनी कहती है सब कुछ ऐसा ही समझ लीजिए, आप मैं जो कहने वाली हूँ उसको सब कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। तो फिर पूछते हैं कि कहिए क्या बात है, क्या हुआ? रजनी कहती है जिन प्राइवेट स्कूल में आप रिकॉग्नाइज कर लेते हैं उन्हें बोर्ड शायद 90% ग्रांट देता होगा। तो इस प्रकार से बातें होती हैं, ट्यूशन के बारे में बताती हैं। फिर इस पाठ में उस शिक्षक के प्रति आदेश निकलता है, उसको क्या किया जाए, उसकी हरकतों को कैसे कहा जाए। और इस पाठ को एक मंचन के माध्यम से या उसको पढ़ने के बाद आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो समझ में आएंगी कि उस पाठ में होता क्या है। तो रजनी जो है उसकी शिकायत करती है कि बच्चा होशियार है, आप उससे सवाल पूछ सकते हैं। उसके बाद भी उसे 72 नंबर दिए गए हैं। ये सारी जानकारी जो है उनको बताती है। अब निर्देशक के बारे में, निर्देशक जो है सारी बातों को समझ लेता है, सारी बातों को समझता है और कहता है कुछ ना कुछ इसके लिए प्रयास किया करेगा वो। अब नया दृश्य शुरू होता है। संपादक के पास जाता है।
संपादक आपको तो इसे बाकायदा एक आंदोलन के रूप में लेना चाहिए। संपादक कहता है कि इसको तो आंदोलन के रूप में लेना चाहिए, बगैर आंदोलन के ये संभव नहीं है। रजनी कहती है आप भी महसूस करते हैं ना ऐसा, तो फिर साथ दीजिए हमारा। अखबार यदि इसी इशू को उठा ले तो लगातार उस पर चोट करते रहें तो फिर वह थोड़े से लोगों की बात नहीं रह जाती कि एक ग्रुप की, समाज की बात हो जाएगी। संपादक कहता है कि बस बस मैं समझ ही गया आपकी सारी तकलीफ, आपका सारा गुस्सा। तो रजनी कहती है तो फिर दीजिए हमारा साथ, उठाइए इस इशू को, लगातार लिखिए और धुआंधार लिखिए। संपादक कहते हैं इसमें आप अखबार वालों के साथ ही पाइए, अमित की बात नहीं है और जितने भी लोग हैं उनके साथ पाइए। रजनी फिर एक काम और कीजिए, 25 तारीख को हम लोग पेरेंट्स की एक मीटिंग कर रहे हैं राइट अप के साथ, इसकी सूचना भी दे दीजिए, सब लोगों को खबर मिल जाएगी क्या है, क्या होने वाला है। संपादक कहता है दी। रजनी ये हुई ना बात कुछ। अब रजनी उस मुद्दे को एक बड़े ही रूप में उठाने जा रही है। इसके साथ दृश्य समाप्त हो जाता है और नया दृश्य शुरू होता है। मीटिंग का स्थान बाहर कपड़े का बैनर लगा हुआ था। मीटिंग के लिए सारे लोग इकट्ठे हो चुके, विद्रोह रूप धारण कर लिया था। अब मीटिंग में शुरू होता है कि भाइयों और बहनों, इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति और जोश ही बता रही है कि अब हमारी मंजिल दूर नहीं है। 2 महीने में लोगों के मिलने पर ये समस्या के कई पहलू हमारे सामने आएंगे। कुछ अभी आओ लोगों ने यहाँ सुने, ठीक है। तो इस मुद्दे को पत्रकार के माध्यम से और लोगों के माध्यम से इसको बड़ा बनाते हैं। किसी काम में जरा भी मदद नहीं करते, बच्चे को भी नहीं पढ़ाते, तब कमज़ोर बच्चों के लिए ट्यूशन ज़रूरी भी हो तो बहुत अच्छा लगा जब टीचर की ओर से भी एक प्रतिनिधि के आकर बताया कि प्राइवेट स्कूल ने उन्हें इतनी कम तनख्वाह मिलती है कि ट्यूशन ना करें तो गुजारा भी नहीं चले। कई जगह तो ऐसा है कि कम तनख्वाह देकर ज़्यादा पर दस्तखत कराते हैं। ऐसे कुछ होता है स्कूलों में, तो ऐसा बताती है, वो सारी समस्या बताती है उस मीटिंग में। उस मीटिंग में ये निर्णय भी होता है कि नियम तोड़ने वाले टीचर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब आप लोग अपनी राय दीजिए। तो दृश्य साथ हो जाता है। अब रजनी घर पहुंचती है और पति के साथ बात होती है। तो रजनी कहती है मैं तो मान लिया था, मेरा प्रस्ताव जैसा का तैसा बन गया ये नियम और मैंने डट का मुकाबला किया। कौन सा अन्याय है जिसकी धज्जियाँ नहीं हो सकेगी अगर हम उस अन्याय के खिलाफ लड़ें। तो पति उस पर गर्व करता है, कहता है आई एम प्राउड ऑफ यू रजनी। और पति उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि ऐसे ही काम तुम करती रहो। तो रजनी 2 महीने तक लगातार मेरी धज्जी बिखरने के बाद, लीला बहन उस दिन तुम्हारी जो रसमलाई रह गई थी वह आज खाओ, कांति भाई और उसके हिस्से की तुम्हें खिलाओ। इस टाइप की बातें होती हैं उन दोनों में। अमित दौड़कर अपने हाथ से उसे रसमलाई खिलाने पर रजनी उसे अमित के मुँह में ही डाल देती है। सब हंसते हैं। हंसी के साथ ही धीरे धीरे दृश्य समाप्त हो जाता है और इसके साथ ही पाठ समाप्त हो जाता है। इस पाठ में जो ट्यूशन के नाम पर जो व्यवसाय चल रहा है शिक्षा का, उसके खिलाफ कदम उठाना बताया गया है।